में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर। सत्ता का महासमर में हम जिलों की सीरीज में जो बात कर रहे हैं, हम आज बात करेंगे भरतपुर की। भरतपुर बड़ा महत्वपूर्ण है और वहां की हॉट सीट कौन सी है उसको लेकर के भी चर्चा करेंगे। हम राजनीति में काफी चर्चाओं में है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों के बॉर्डर पे है, तो वहां अपना एक सियासी रंग है। वहां राजनीतिक दलों का जिस तरह से दखल है, वहां के प्रदेश की जो सियासी हवा है उसका भी असर भरतपुर पर जरूर देखने को मिलता है। यही वजह रही कि राष्ट्रीय लोकदल के साथ कांग्रेस को एक सीट अलायंस में प्रॉपर भरतपुर की देनी पड़ी। उससे पहले जनता दल की बात कर लें या फिर बीएसपी की बात कर लें, भरतपुर में इन दलों का भी दबदबा रहा है, या कहें कि वहां की सीटें भी रही हैं। तो चलिए एक बार हम वहां के मजमून को दिखाएंगे आपको और उसके बाद हम लौटेंगे हमारे पैनलिस्ट के साथ। भरतपुर जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर राजनीतिक दलों ने 2018 विधानसभा के चुनावी रण में 7 सीटों पर किन प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं और कौन आमने सामने चुनावी जंग में है। भरतपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों में से भरतपुर शहर पर त्रिकोणीय मुकाबला है। यहां भारत वाहिनी पार्टी से गिरधारी तिवारी मजबूत प्रत्याशी के तौर पर उभर रहे हैं। पिछले चुनाव में भी गिरधारी तिवारी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और अच्छा मुकाबला किया था। इसके अलावा नगर विधानसभा में चतुष्कोणीय मुकाबला है, जहां बसपा से वाजिब अली खड़े हैं, जिनका प्रभाव इलाके में अच्छा है। वहीं नेम सिंह फौजदार समाजवादी पार्टी से हैं, वे भी यहां टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। भरतपुर जिला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विश्वेंद्र सिंह के कारण भी चर्चाओं में रहता है। वे मजबूत छवि के नेता हैं, जिनका भरतपुर संभाग में भी अच्छा प्रभाव है। वहीं भाजपा के दिगंबर सिंह भी इस क्षेत्र के जाने माने नेता रहे हैं और इस बार उनके बेटे को विश्वेंद्र सिंह के सामने भाजपा ने मुकाबले के लिए उतारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। यहाँ के कुछ हॉट सीट हैं और विश्वेंद्र सिंह जो डी कुम्हेर से चुनाव लड़ रहे हैं वो काफी हॉट सीट है, क्योंकि विश्वेंद्र सिंह राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष तो ही हैं, वहां के पूर्व राज परिवार के सदस्य भी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। विश्वेंद्र सिंह वैसे तो टिकट के प्रति पूर्ण तरह से आश्वस्त थे, लेकिन आखिर की लिस्ट में उनका नाम आया। वजह यह बताई जाती है कि वो डी कुम्हेर से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। वजह यह नहीं है कि वो वहां से घबरा रहे हों या फिर जीतने के प्रति आश्वस्त नहीं हो, वजह कोई दूसरी रही। वो एक इमोशनल वजह बताई जा रही है। लेकिन उसी सीट से उनके धुर विरोधी दिगंबर सिंह इस दुनिया में नहीं रहे। उनके पुत्र शैलेश सिंह वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और मुकाबला कैसा है, लेकिन रोचक कहा जा सकता है। साथ ही अगर पूरे जिले की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में बड़ा रोचक मुकाबला रहा। यह एक ऐसा जिला रहा कि कोई भी प्रत्याशी जीतने के अंतर में 15,000 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाया, क्योंकि मोदी साहब की जो हवा रही उस दौरान काफी एक माफ करिएगा 22,694 से एक विजय बंसल जीते, बाकी कोई भी 15,000 का अंतर भी नहीं छू पाया। 14,000, 11,000, 3,000 इस तरह का अंतर रहा। एक रोचक बात और देखिए आप इसमें, पिछली मर्तबा 2 विधानसभा सीट पे बीएसपी निकटतम प्रतिद्वंदी रही, जो बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहा। एक पे एनपीपी जब वे किरोड़ीलाल मीणा थे, और कांग्रेस और निर्दलीय भी मुकाबले में रहे। आपके बार क्या समीकरण होंगे उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। पूरे जिले की अगर बात करें तो जाट, गुर्जर, दलित, ब्राह्मण, बनिए, एक मेव, इन जातियों का वहां पे बोलबाला कहा जा सकता है। कुछ सीटों पे कामा, डी कुम्हेर का कुछ हिस्सा, नगर, ये जो एरिया है इसमें मेव बाहुल्य, वहां मेव बोले जाते हैं। जो अल्पसंख्यक है उनको, वो खेती बाड़ी करने वाले लोग होते हैं और उनका काफी है। अगर जैसे प्रदेश की अगर टॉप 3 अल्पसंख्यक सीट्स में अगर हम बात करें तो कामा भी उनमें से एक आती है। वहां तैयब हुसैन की बेटी जाहिदा खान एक बार विधायक रह चुके हैं, पिछला चुनाव उन्होंने लूज किया और एक बार फिर वो मैदान में है।
तो चलिए इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। वहां नरेंद्र मोदी सभा करने जा रहे हैं और साथ ही आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो सभा कर चुके हैं। और एक बड़ा रोचक बीजेपी ने एक नारा वहां पे गढ़ा है कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं बगवाधारी। ये किस तरह से रिलेवेंट किया है ये वहां कार्यकर्ता वो जान सकते हैं। लेकिन मायावती वहां पे काफी आक्रामक दिखाई दे रही हैं। समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है। आने वाले दिनों में मायावती, अखिलेश, उनकी सभाएं भी होना बाकी हैं। चलिए हम इसी को लेकर के चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ विष्णु कुलवाल जी बीएसपी नेता हैं, लक्ष्मीकांत पारिक साहब भाजपा नेता हमारे साथ हैं, राजेंद्र आर्य साहब कांग्रेस नेता हमारे साथ में हैं। लक्ष्मीकांत जी, सीधा आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार। बीजेपी की लीडरशिप की अगर हम बात करें इस वक्त भरतपुर में, दिगंबर सिंह को काफी एक वरिष्ठ और उस नाते से माना जाता था। इस चुनाव में मुझे महसूस होता है कि दिगंबर सिंह की कमी भाजपा को वहां खल सकती है। हालांकि उनके बेटे विश्वेंद्र सिंह के सामने ताल ठोक रहे हैं। और जो अंतर की मैं जिस तरह से बात कर रहा था, वो अंतर भरतपुर में सीटों में बहुत ज्यादा नहीं है और कुछ लोगों को आपने अपने उसमें शामिल भी किया है। तो किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये यूपी और हरियाणा का बॉर्डर एरिया लगता है। लेकिन निश्चित रूप से माननीय दिगंबर सिंह जी कमी भरतपुर संभाग को, राजस्थान को भी खलती है। माननीय दिगंबर सिंह जी भरतपुर संभाग के नहीं, राजस्थान भर के नेता थे। भारतीय जनता पार्टी जिले पे हम आना चाहेंगे, जिले पे। जिले पर मैं आ रहा हूँ। आपने कहा कि उनकी कमी यहाँ पर खलती है, कैसे कमी पूर्ति क्षतिपूर्ति संभव नहीं, लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी वहाँ के नेताओं के आधार पर, वहाँ के कार्यकर्ताओं के आधार पर और माननीय वसुंधरा जी के द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर, मोदी जी किए गए कामों के आधार पर चुनाव लड़ने वाली है। अब जहां तक विभिन्न सीटों की आपने बात की, निश्चित रूप से हमने इस बार वहां पर उनके पुत्र को, शैलेश सिंह जी को वहां से चुनाव लड़वाया है और भारतीय जनता पार्टी माना कि शैलेश सिंह जी इस बार उनकी सीट पर जो डी कुमेर की सीट थी वहां से विजय सीट को हासिल करेंगे। वहां पर ये बात जरूर कि राजा विश्वेंद्र सिंह जी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार लंबे समय तक उनका कांग्रेस और भाजपा जुड़ने का इतिहास रहा है और कई बार वे भाजपा में रहे, कांग्रेस में रहे, उनका व्यक्तिगत जीवन भी है। लेकिन एक नए व्यक्ति के रूप में और दिगंबर सिंह जी के द्वारा किए कामों के साथ डी कुमेर की जनता शैलेंद्र सिंह के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के कामों का वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी साथ खड़ी है। साथ ही साथ मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास के काम इस देश में हुए हैं उन सबको लेकर वहां की जनता भाजपा के साथ खड़ी है। तो मेरा सीधे तौर पर मानना है कि डी कुमेर से फिर से भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री का बड़ा होगा। जी चलिए, मैं राजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस कितनी आश्वस्त है वहां पे? आप लोगों ने एक सीट गठबंधन को भी दी है। देखिए योगेंद्र जी की जहां तक राजस्थान विधानसभा के चुनाव है, तो राजस्थान विधानसभा चुनाव राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता ने डिसाइड कर दिया है कि इस कुशासन वाली वसुंधरा सरकार को हटाना है। तो यहाँ पे इस भरतपुर जिले की 7 विधानसभा सीट हम जीतने जा रहे हैं और इसीलिए हमने अपने गठबंधन सहयोगी को भी प्रत्याशी बनाया है। और जहां तक माननीय दिगंबर सिंह जी की बात कर रहे थे, तो दिगंबर सिंह जी के बारे में तो जो डी कुमेर की जो नगर की पहले विधायक थी अनिता गुर्जर जी, उन्होंने भी बहुत कुछ कहा था। तो ये आपस में बड़े नेता हैं, लेकिन भले आदमी थे, लेकिन अब वो इस संसार में नहीं है, तो उनके बारे में बातें करना ठीक नहीं है। लेकिन उनकी कमी निश्चित रूप से खलेगी। और विश्वेंद्र सिंह जी बड़े नेता हैं और बड़ा कद है उनका राजनीति में भी, तो डॉक्टर शैलेश उनके सामने बड़े प्रत्याशी नहीं है। विश्वेंद्र सिंह जी बहुत बड़े मार्जिन से जीतने वाले हैं। जी, और भी सीटें हैं। अगर कामा की बात करें, नगर की बात करें, बयाना की बात करें, कुछ सीटें ऐसी हैं, भरतपुर प्रॉपर की बात करें, 7 सीटें हैं वहां पे। कांग्रेस की भी अगर पिछली बार की भी अगर हम बात करें तो हर सीट पे प्रतिद्वंदी की भूमिका में नहीं थी, कुछ जगह पे तीसरे नंबर पे भी गई थी। जैसे मैंने बताया कि शायद 4 से 5 सीट ऐसी हैं जिन पे कांग्रेस मुकाबले में नहीं रही थी। पिछली बार की अगर बात करें तो निकटतम प्रतिद्वंदी के रूप में कांग्रेस 2 सीट पे रही थी, 7 में से 2 पे रहे, बाकी 2 सीट तो हम जीते ही थे, 2 सीटें तो हम जीते ही थे। और उसके एक बाद तो बाई इलेक्शन में आप लोग जीते हैं और एक सीट जो जीती है आपने, उस वक्त ये सीट जीती है विश्वेंद्र सिंह जी की डी कुमेर से। बाकी सीटों में एक मैं जो कंपटीशन की बात कर रहा हूं, इस बार बिल्कुल चलिए मैं विष्णु कुलवाल साहब के पास में जाना चाहूंगा। कुलवाल साहब, पिछली बार 2 जगह आप लोग प्रतिद्वंदी के रूप में रहे और बीएसपी पहले चुनाव जीत भी चुकी है भरतपुर जिले से। इस बार की अगर बात करें तो भरोसा कितना और भरोसा का आधार क्या है? देखिए योगेंद्र जी, जो भरतपुर जो जिला है और जिससे लगा हुआ यूपी एकदम उससे अटैच लगा हुआ है। और आज सबसे बड़ा कारण है कि बहुजन समाज पार्टी सबसे मजबूत स्थिति में भरतपुर जिले में है
और पूर्व में भी आपने जो बताया कि 2 सीटों पर हम कंटेस्ट की स्थिति में थे, मगर आज स्थिति है कि हम 7 सीटों पर कंटेस्ट की स्थिति में है। देखिए, चुनाव में हार और जीत ये विषय दूसरा है। सवाल है कि हम इन 7 विधानसभा सीटों में चुनाव लड़ रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि एक कैडर पार्टी है और एक समस्त गरीबों की पार्टी है, इस आधार पे जो हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जो लड़ रहे हैं, आज वो स्थिति है कि हम सर्व समाज के लोगों के वोटों के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमको जातिगत आधार पर चुनाव नहीं लड़ रहे। जातिगत आधार पर तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बांटे हैं, हमने जातिगत आधार पर कोई टिकट नहीं बांटे। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान में भरतपुर से बहुजन समाज पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी और हम वहां से सीट निकाल के लाएंगे। चलिए लक्ष्मीकांत जी, वापस मैं एक बार आपके पास में लौटना चाहूंगा। यहां बात बड़ी एक रोचक है। नगर जो है वहां बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच मुकाबला है। पिछली बार की अगर बात करें तो अनीता सिंह बहुत ज्यादा अंतर से नहीं जीती थी, अंतर बहुत कम था। नगर की जो सीट थी उसमें मात्र 8,000 मतों से वो चुनाव जीती थी और पिछली बार काफी कंट्रोवर्सीज भी उनके साथ में रही हैं। यहां मुकाबला इस तरह से लग रहा है कि पहली ऐसी सीट राजस्थान की कह सकते हैं जिसपे समाजवादी पार्टी भी टक्कर में है, बीएसपी भी टक्कर में है, बीजेपी भी और कांग्रेस भी। चतुष्कोणीय मुकाबला इस सीट पे है जो राजनीतिक दलों के बीच है, कोई इंडिपेंडेंट के बीच में नहीं है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि भीतरी घात का खतरा बीजेपी और कांग्रेस दोनों को सता रहा है। देखिए, वहां पर भीतर घात तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता चुनाव में पूरे मनयोग से, पूरी एकता के साथ वहां पर लगा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अपने आप को कमल का फूल मानकर वहां पर काम कर रहा है। प्रत्याशी निश्चित रूप से अनीता जी हैं, लेकिन वहां पर कमल का फूल हर कार्यकर्ता के दिल से लगा हुआ है और हर कार्यकर्ता कमल के फूल के लिए वहां पर काम कर रहा है। अनीता जी साथ मिलकर जुलकर वहां पर काम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी टूटन या फूटन जैसी कोई स्थिति वहां पर नहीं है। जहां तक चतुष्कोणीय मुकाबले की स्थिति, निश्चित रूप से कुछ पार्टियां, राजनीतिक पार्टियों को अपना वजूद कायम करने के लिए, कुछ प्रतिशत वोट बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ती है। उनका क्या आंकड़ा समाजवादी पार्टी का राजस्थान में आप अच्छे से जानते हैं। हो सकता है कि यूपी के लगते हुए जिला भरतपुर है, वहां पर उनको लगता है कि हम कुछ प्राप्त करने की स्थिति में हो सकते हैं। बसपा भी वहां चुनाव लड़ रही है, सपा भी वहां चुनाव लड़ रही है, लेकिन वहां पर मुख्य मुकाबला भारतीय में यदि किसी पार्टी साथ तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी वो नंबर 1 पर है, बाकी पार्टी नंबर 2 के लिए वहां पर संघर्ष कर रही है। उसमें कांग्रेस भी हो सकती है, बसपा भी हो सकती है, सपा भी हो सकती है। लेकिन जो आपने 8,000 का अंतर दिखाया, देखिए निश्चित रूप से कुछ विधानसभा क्षेत्रों की स्थिति लगातार। लक्ष्मीकांत जी, मैं एक बार रोकना चाहूंगा आपको, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए सत्ता का महासमर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर। हम बात कर रहे हैं भरतपुर जिले की। लक्ष्मीकांत जी, आपके पास में आ रहे हैं हम। जो आप दावा कर रहे थे कि और पार्टियों की जो स्थिति है उसको लेकर के, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दावे का आधार क्या है। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी वहां पर काम किया है, चाहे सड़कों के विकास के माध्यम से वहां पर काम किया, जिस प्रकार 350 किलोमीटर के वहां पे उस विधानसभा क्षेत्र में अकेली सड़कें बनी, जिस पर 40 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किया, चाहे ग्रामीण गौरव पथ के नाम पे हो, मुख्यमंत्री जसवाल के नाम से वो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा का बहुत अधिक फायदा वहां पर, जो गांव के 20 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ वहां पर लोगों ने लिया है। मतलब 9,400 करोड़ रुपए वहां पर लोगों ने लाभ लिया और 61 लाख रुपए पर खर्च हुए हैं। और राजश्री योजना के बारे में तो मैं चर्चा करूं तो शायद उस संभाग के अंदर सबसे ज्यादा पैसे वहीं पर खर्च हुए, उस संभाग के अंदर सबसे ज्यादा पैसे खर्च हुए। तो महिलाओं को सशक्तिकरण की जो बात आप करते हैं महिला विधायक के नाते, वहां पर जिस तरह काम, वहां पर डेवलपमेंट का काम हुआ है, उन सब बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी वहां पर फिर से अपने विकास यात्रा वहां पर लेकर गई है। और हमारा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को वहां पर फिर से विजयश्री का वर्ण होगा। और जहां तक आपने 8,000 वोटों के बारे में कहा था, राजस्थान के बहुत सारी सीटें हैं जो 8 से 10,000 वोटों के मार्जिन से जीती जाती है। उनमें कई सारी सीटों में एक सीट ये भी है। और मेरा मानना है कि इस बार वे 8,000 वाली सीट जिसको आप 8,000 वोटों जीते थे, इस विकास यात्रा के कारण वे हम 15 से 16,000 वोटों इस बार चुनाव में जीतने वाले हैं। और चतुष्कोणीय फायदा यदि किसी को होने वाला तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। बाकी तीनों पार्टियां अपने सेकंड। नहीं, मेरा सवाल तो देखिए, मेरा जो सवाल है, चल आप 8,000 की बात, आप नगर की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक अगर हम विजय बंसल को छोड़ें 22,694 मतों से जीते। कोई भी प्रत्याशी आपका, कांग्रेस का भी 15,000 के पास नहीं पहुंच पाया, 15,000 से लो रहा, जो जीत का अंतर है। क्योंकि उस समय 2013 के रिजल्ट की बात कर रहा हूं, 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, 6 सीट आपके पास थी। फिर बाई इलेक्शन जब हुआ,
क्योंकि आपके वहां से बैर वाले जो विधायक हैं वो सांसद बन गए थे, वो कांग्रेस के खाते में चली गई वापस, अंतर ठीक रहा। यहां सवाल यह है कि जब लहर थी तो भी वो अंतर, जहां प्रदेश में आप प्रचंड बहुमत, एक माफ करिएगा, प्रचंड जो अंतर आ रहा था, कहीं पे 40,000, कहीं 35,000, कहीं 50,000, क्योंकि एक ऐसा लगने लगा था कि जो जीत के आए हैं एमएलए शायद इतने अंतर से जीत के, अगर कोई हमें कह भी दे कि मैं 50,000 से जीत के आए तो शायद हम यकीन भी कर ले कि हो सकता अंतर बहुत सारे एमएलए का इसी तरह का था। तो भरतपुर का पाया उस लहर में भी मेरी नजर में काफी कमजोर महसूस क्यों होता है कि देखिए 2 सीट पे कब्जा, क्योंकि 14 जिले तो बिल्कुल साफ ही थे कांग्रेस के, कुछ मिला ही नहीं था, वहां बड़ा अंतर भी कम रहा। तो ये वजह तो नहीं है कि मोदी साहब को अलवर के बाद में भरतपुर को चुना है जो सभा जहां होनी है? देखिए ऐसा नहीं, मोदी साहब तो सभी संभव जाने जयपुर भी आने वाले हैं, और जयपुर में जहां ढूंढार की बात करते हैं सब लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी सबसे सशक्त वहां पर ढूंढार में है, और आप लोग कहते हैं भरतपुर कमजोर है। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे राजस्थान भर के अंदर बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। और मेरा मानना भरतपुर के तो कमजोर स्थिति भारतीय जनता पार्टी नहीं, वहां पर पूरे संभाग के अंदर और पूरे जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी अच्छे से सीटें लाने वाली है। पहले से अधिक सीटों पर हम जीतने। राजेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा कि कांग्रेस जीतने की बात कह रही है, कुछ आधार है कि इसके आधार पर हम जीत पाएंगे वहां पे? सर, जहां तक इस वसुंधरा सरकार के कुशासन की बात है तो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, उसके बाद किसानों की आधार सिर्फ वसुंधरा का कार्यकाल है, आप लोगों के कार्यकाल की उपलब्धि नहीं है कोई कि जिसके आधार पे आप ताल ठोक सकें। मैं उपलब्धियां आपको वही बताने जा रहा था कि जैसे कि हमारे लक्ष्मीनारायण जी ने जिक्र किया कि भामाशाह योजना, तो भामाशाह योजना तो पूरी विफलता है। अगर भामाशाह योजना सफल होती तो आयुष्मान योजना लाने की जरूरत बड़ा रूप है, बड़ा रूप है, कोई बड़ा रूप नहीं है, चालू हुआ है राज्य के 30 राजस्थान में, पूरे विश्व भर भाजपा के लक्ष्मीकांत जी आपके पास चलो एक बार बोलने दीजिए, आ रहा हूं आपको कि भामाशाह योजना में इतने घोटाले हुए हैं जिसमें जिन अस्पतालों को चुना गया उन अस्पतालों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था, उन अस्पतालों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ऐसी योग्यताएं रख दी जो कि कोई आम आदमी पूरी भी नहीं कर सकता। तो भामाशाह के नाम पे सिर्फ घोटाले हुए, आज भी भुगतान अटके पड़े, पिछली सरकार के अंदर इलाज करा रहा है, पिछली सरकार के अंदर जो कुछ कहा आपके पास मुख्यमंत्री मुफ्त दवा योजना और जांच योजनाएं जो थी उसमें लोगों को बहुत फायदा हुआ था, जिसकी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी प्रशंसा की थी, दूसरे राज्यों ने आप लोगों का आधार वो रहेगा, तो वो हमारा आधार रहेगा। प्लस हमने ग्रामीण क्षेत्र में पेंशन प्रोवाइड की, बुजुर्गों को पेंशन दी, विधवाओं को पेंशन दी, दिव्यांगों को पेंशन दी, महिलाओं को पेंशन दी, और खाद्य सुरक्षा के नाम पे हमने सस्ता अनाज उपलब्ध करवाया। वो सारी योजनाएं इन लोगों ने बंद कर दी। आज बेरोजगार आत्महत्याएं कर रहे हैं, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनको समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। सब जगह भरतपुर में विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ, ना तो वहां के किसी भी विधानसभा में ढंग से चंबल का पानी मिला, ना ही एनसीआर के कोई योजना वहां पे आई, ना ही ओवरलोड और अवैध खनन के मामले रुके। वहां पे भ्रष्टाचार हुए हैं बहुत ज्यादा, और खनिज माफिया पूरी तरीके से सक्रिय है। सड़कों की बड़ी बुरी हालत है। पर्यटन जिला नहीं घोषित किया गया, जिले के अंदर सीवरेज प्रोजेक्ट तक पूरे नहीं किए गए। तो वहां पे भरतपुर में तो समस्याओं का अंबार है भाई साहब। वहां पे आप अगर देखेंगे तो हम लोग पूरी ताकत के साथ में इन समस्याओं को जनता के साथ उठा रहे हैं, और वसुंधरा सरकार का कुशासन समाप्त होगा। जी चलिए, एक बार मैं जो जाना चाहूंगा कुलवाल साहब के पास में। कुलवाल साहब, उत्तर प्रदेश से लगता हुआ है, और जो कम्युनिटी जिसको लेकर, जो माफ करिएगा, जिन जातियों को लेकर के मायावती जी शुरू में अपने एक राजनीति का आधार रखा, बेशक आज 36 कौम का दावा किया जाता हो, एक बार उन्हें बेनिफिट में मिला, बड़ा एक प्रचंड बहुमत मिला सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से, लेकिन एक टाइम के बाद में निकटतम प्रतिद्वंदी बेशक आप लोग रहे भरतपुर में, लेकिन एक कोई सीटों का लाभ आपको कभी मिल नहीं पाया बाद में। ये बात मैं कर रहा हूं 2003 से पहले की। उसके बाद में जिस तरह की सीटों का अगर कहीं कुछ असर होता, मायावती जी जब मुख्यमंत्री बनी थी तो प्रदेश भर में लोग टिकट की एक होड़ लग रही थी, उसका कोई इंपैक्ट भरतपुर में ऐसा देखने को नहीं मिला कि जिसके आधार पे कह सके। तो अब ऐसा क्या होगा कि जिसके आधार पे आप लोग दावा कर रहे हैं कि हाँ बिल्कुल बीएसपी वहां नंबर 1 पोजीशन में रही? को आधार होता है वोट मांगने का, कहने का, दावा करने का, आधार क्या है बीएसपी के पास? देखिए योगेंद्र जी, अभी मैं दोनों को देख रहा था, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जी, ये लोग सब ये बता रहे थे कि हमने ये विकास किया और उन्होंने ये विकास किया। सवाल ये है कि इन्होंने विकास ही किया होता तो आज स्थिति ये क्यों आती कि 5 साल में ये 5 साल में वो?
सवाल है, हम एक गरीबों की पार्टी है और जब भी खरीद फरोख्त होती है ना, वो हम लोगों पे होती है। पहले कांग्रेस ने हमारे 6 विधायक तोड़े, वो भी आपके सामने। सवाल है कि जिस समय हमारी जीतने की स्थिति बनती है, उस समय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये चाहती है कि तीसरा दल कहीं उभर के सामने नहीं आ जाए। इसलिए उस सीटों पे कई बार ये लोग आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं लास्ट मोमेंट पे। इस स्थिति में आपने कहा कि आज तक हमने भरतपुर में कहा जीते, ये बात सच है आपकी बात कि हम नहीं जीते, मगर हम जीतते जीतते क्यों हारते हैं उसकी सच्चाई से मैंने भी आपको अवगत करा है। सवाल है कि अगर सरकार आई है तो सरकार का काम तो काम करने का है ना, या भ्रष्टाचार में और माल कमाने का है, या लूट खसोट करने का है, या पानी नहीं देने का है। जिस देश में 70 साल में पानी की व्यवस्था नहीं कर सकी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, उनको तो वोट मांगने का अधिकार ही नहीं है। ये वोट किस रूप में मानते? विकास किया है। क्या विकास किया है? विकास किया नेताओं ने अपने घर का, इसके सिवा जनता का कोई विकास नहीं है। आप रोड जाके देख लीजिए, भरतपुर प्रॉपर के रोड देख लीजिए। योगेंद्र जी, अगर मैं क्या कहूं, कोई बेचारी औरत 7-8 महीने की जा रही हो तो शायद उनके रास्ते में कुछ हो जाए, इस प्रकार की रोड विकास है इनका। तो सवाल है कि जनता ने यह सोच लिया है कि अब जो तीसरी शक्ति के रूप में लोग देखना चाहते हैं और लोगों की नजर बहुजन समाज पार्टी पे है। इसी कारण से हम लगातार ये कोशिश करते हैं, हम इन लोगों से बचते रहते हैं जातिवाद के आधार पर। क्यों कि जब जब ये ऐसी स्थिति बनती है जहां हम जीतने की, हमारी जीतने की संभावना बनती है, ये दोनों पार्टियां किस समय एक साथ रात को बैठ के कौन सा एक प्याले में पता नहीं क्या घोरते हैं ये, कि उस समय हम जीतते जीतते भी चुनाव हार जाते हैं। मगर अब के मैं ये बता देता हूं कि राजस्थान भरतपुर जहां है वहां बहुजन समाज पार्टी अवश्य जीतेगी, यह मेरा पूर्ण विश्वास है। चलिए, बात मुद्दों की जाए कि मुद्दे क्या होने चाहिए और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन मैं साथ ही कुछ विधानसभा हैं जो हॉट सीट के रूप में जानी जाती हैं, जैसे मैंने डी कुमेर की बात की थी। मैं डी कुमेर सीट पर जाना चाहूंगा एक बार। जो सीट हॉट क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वहां के जो प्रत्याशी हैं, सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। कैंडिडेट और भी हैं वहां पे, लेकिन मुकाबले की अगर हम बात करें तो सीधा मुकाबला दोनों के बीच है। और जरा सुनाते हैं कि दावे क्या है उनके इस सीट को लेकर। विकास के काम डी कुमेर के अंदर अभी होना बाकी हैं। मेरे पिताजी के जो अधूरे सपने बाकी हैं, मैं निश्चित तौर पर मौका मिलने पर उन्हें पूरा करूंगा। देखिए, मैं जैसा कहा ना, एक कछुए की चाल चल रही है और सरकार जैसी अगर बदलती है, आप जनता बदलती है तो कछुआ की चाल खरगोश की चाल हो जाएगी और निश्चित रूप से जल्दी से जल्दी पानी आएगा। जब तक सरकार नहीं आती मैं झूठा वायदा नहीं कर सकता कब तक पानी आएगा नहीं, लेकिन पानी आएगा। डी कुमेर में 10 प्रत्याशी हैं, जाट बाहुल्य हैं। जाट और जाटवों का एक बार विवाद हुआ वहां पे, वो खाई मुझे नहीं लगती, और होती है तो उसे पूरा पाटा जाना चाहिए। और डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारा, उसमें एक दूसरे को बढ़कर के हिस्सा लेना चाहिए। क्योंकि वजह क्या रही, आज नई पीढ़ी उसे क्यों भुगते। लेकिन ये सीट वो डिसाइडिंग सीट है। डी राज परिवार की पहले सीट काफी लंबे समय तक उनका गढ़ रहा है। जब डिलिमिटेशन हुआ तो 2008 में जब पहला चुनाव, उसके बाद में से डी कुमेर कर दिया गया। डी की अलग सीट थी, कुमेर अलग थी, दोनों को मर्ज करके एक सीट बनाई गई है। नदबई अलग सीट तैयार की गई है। खैर, विश्वेंद्र सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। एक चुनाव वो हार चुके हैं दिगंबर सिंह के हाथों, फिर दिगंबर सिंह को उन्होंने हरा करके वापसबाजी अपने पाले में किए। लंबे समय से भरतपुर की सियासत में विश्वेंद्र सिंह एक बड़ा नाम है और उनका एक बोलबाला भी वहां पे रहा है। चाहे वो जाट आरक्षण का इश्यू हो, चाहे राज परिवार से जुड़े इश्यू हो, बीजेपी में भी रहे हैं, कांग्रेस में भी रहे हैं। वो एक बेबाक नेता के रूप में भी जाने जाते हैं। चलिए, मैं छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद जल्द लौटता हूं आपके पास। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर। बात कर रहे हैं भरतपुर जिले की। भरतपुर जिले में डी कुमेर को लेकर के चर्चा करेंगे, आखिर वो हॉट सीट क्यों बनी हुई है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं विश्वेंद्र सिंह, राज परिवार के सदस्य हैं और जैसे मैंने कहा भी अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। पहले बीजेपी में भी रहे हैं, सांसद रहे,
लेकिन मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट लागू की उसके बाद इस्तीफा देने वाले पहले सांसद थे ये, और एक लंबी राजनीतिक पारी खेल रहे हैं। उसके बाद फिर सांसद बने और अभी विधायक, उनकी पत्नी विधायक रह चुकी हैं। चलिए तो हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और मैं राजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। विश्वेंद्र सिंह, उनका अपने एक अलग तरीका है और लगातार पार्टी को सामने जो कुछ कहना है वो कहते थे। किसी का उनको ये नहीं रहता था कि इसका इंपैक्ट क्या जाता है, तो वो कहते थे मैं जो बोलता हूं दिल से बोलता हूं। पार्टी में जो आज बीजेपी बात करती है, चेहरे को लेकर के भी चर्चा करते रहे कि समय रहते बताया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी बात भी कही कि राहुल गांधी को पार्टी की कमान संभालनी चाहिए और लगातार इस बात को लेकर के चर्चाएं जो वो कुछ कहते हैं वो रहती है। सीनियर हैं, लेकिन सीनियरिटी का फायदा उन्हें मिल सकता है डी कुमेर में, लेकिन शैलेश सिंह जो सामने लड़ रहे हैं, हमारे देखिए सिंपैथी गेन करने में भी समय है, वो बदलते वक्त नहीं लगता है। अगर आम भाषा में कहें तो राजनीति के नौसिखिया और सामने एक परिपक्व पॉलिटिशियन चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जैसे बीच में मैंने कहा कि सिंपैथी भी, बात जाटों की करें तो ये भी जाट हैं और वो भी जाट हैं, तो जाटों का, क्योंकि दिगंबर सिंह का भी अपना जाटों में कद रहा है भरतपुर में, तो किस तरह से डी कुमेर को देखते हैं आप? डी कुमेर के बारे में चर्चा हो रही है तो उसमें महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी जो कि राज परिवार के सदस्य हैं और उनका पूरे समाज में और 36 कौम में प्रभाव है, तो उनका जो वर्चस्व है वो तो पूरे भरतपुर जिले में या उस पूरे संभाग में है। तो उनके बारे में तो हम क्या चर्चा कर रहे हैं, वो तो आराम से अपने सीट को जीतने वाले हैं। उसके अलावा वो पूरे भरतपुर जिले में और संभाग में भी दूसरे प्रत्याशियों के लिए भी अपनी तरफ से योगदान देंगे। उनका अपना बड़ा कद है राजनीति में भी और समाज में भी, तो वो निश्चित रूप से, और हमारा जो पूरा फोकस चुनाव का है इस वक्त, वो हमारा वसुंधरा सरकार की, मौजूदा सरकार की विफलताओं में और उनके कुप्रबंधन जो भी उन्होंने काम किए हैं, चाहे खनन घोटाले हों, चाहे ओवरलोडिंग के मामले हों, तो पुलिस वहां बेकाबू है, चौथ वसूली के काम हो रहे हैं, बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई है वहां पे। मैं एक बात जानना चाहूंगा, कोई ऐसे आंदोलन को बता सकते हैं राजेंद्र जी कि जो डी कुमेर या भरतपुर, वहां पे कोई ऐसा आंदोलन खड़ा किया हो कांग्रेस ने जिसके आधार पे पूरे प्रदेश में चर्चाएं बनी रही कि हाँ एक बड़ा आधार ये रहा? मैं केवल बस जो आप आरोप लगा रहे हैं सरकार की विफलताओं को लेकर, निश्चित रूप से उसका मैं जिक्र कर रहा हूं। निश्चित रूप से आप जो बात कह रहे हैं कि हमने राज्य स्तर पे सारे आंदोलन किए हैं और पूरे राज्य की जो मुख्य समस्याएं थी उनको लेकर हमने आंदोलन किए हैं, चाहे वो किसानों की समस्याएं हो, चाहे वो गरीबों की हो, बेरोजगारों की हो, तो सभी को हमने अपने केंद्र बिंदु में रखते हुए समस्याएं की है। तो हर क्षेत्र से हमने उन समस्याओं को चुना और आज की तारीख में आप देख लीजिए, महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी हमारा जो प्रदेश है यहाँ पे महिला अत्याचार में 37% की बढ़ोतरी हुई है और लिंगानुपात राजेंद्र जी तो देखिए ये चर्चा मैं बहुत प्रदेश पे नहीं ले जाना चाहता, मैं सिर्फ पे फोकस करना चाह रहा हूँ, वही कहना चाह रहा हूँ सर, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। मेरा सिंपल सा सवाल था सर, कोई ऐसा आंदोलन है भरतपुर में कांग्रेस का खड़ा किया हुआ? पक्षी भूमिका निभाएंगे आप लोग? मैं उस पर भरतपुर पे आना चाहूंगा, भरतपुर पे आना चाहूंगा, भरतपुर पे आना चाहूंगा। भरतपुर में मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ कि महिलाओं की जो स्थिति है इस महिला मुख्यमंत्री के राज में और ज्यादा विकट हुई है, पहले से खराब थी, अब ज्यादा खराब हुई है। इस 5 साल के अंदर वो स्तर गिरा है, जबकि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, जबकि लिंगानुपात गिरा और 37% महिला अत्याचारों में वृद्धि हुई। तो आप देख सकते हैं कि इस सरकार का, चलिए आपका आधार ये कि सरकार के बहुत फर्क है, आपका ये मानना है कि सरकार फेल रही है, सरकार के फेलियर पॉइंट्स हैं, उसी के आधार पे जनता आपको वोट कास्ट करेगी डेफिनेटली। लेकिन जनता क्या ये भी देखती है कि उपलब्धि ऐसी क्या है? डी कुमेर की बात करें, चलिए एक रोचक बात और मैं बताना चाहूंगा इस सीट के साथ में और इस जिले के साथ में। राजस्थान में गुर्जरों, माफ करेगा, जाटों को ओबीसी में आरक्षण प्राप्त है, लेकिन धौलपुर और भरतपुर यहां के जाटों को राज परिवार में माना जाता है, जिसके विश्वेंद्र सिंह भी सदस्य हैं और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी सदस्य हैं। उनका जो राज परिवार है वो भी जाट समाज से ही है। तो ये जो वहां के जो जाट हैं उन्हें राज परिवार का जाट मानते हुए और उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिला। लंबे समय से इसका संघर्ष चल रहा है। विश्वेंद्र सिंह भरतपुर बंद भी करा चुके हैं, ट्रैक भी रोक चुके हैं, आज भी वो मुद्दा वहां स्टैंड कर रहा है। आखिर भरोसा किस पे करे जाट? हालांकि कांग्रेस की ओर से लीडरशिप में विश्वेंद्र सिंह वहां कर रहे हैं। मैं एक बार फिर लक्ष्मीकांत जी के पास जाना चाहूंगा। लक्ष्मीकांत जी, एक बड़े मुद्दे के रूप में
जाट आरक्षण का इश्यू वहां पे मौजूद है आज भी। यूं तो गुजर बाहुल्य क्षेत्र है, गुजरों का भी आरक्षण का मुद्दा है। राजनीतिक दलों के लिए आरक्षण का मुद्दा गले की फांस बना हुआ है। और आरक्षण का मुद्दा यही नहीं, भरतपुर एक ऐसा संभाग कह सकते हैं और जिला कह सकते हैं जहां एट्रोसिटी का बिल बीजेपी लेकर के आई थी केंद्र में, उसके बाद से वहां सवर्ण जातियां हैं वो वैसे नाराज हैं और दलित हैं उन्हें भरोसा नहीं हो रहा, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही है कि आरक्षण के साथ में छेड़छाड़ हो सकती है। तो भरतपुर को पॉलिटिकल पार्टीज ने एक ऐसी प्रयोगशाला बना करके रख दी जिसमें कोई भी ये दावा नहीं कर सकता है कि हां बिल्कुल हमने रूट लाइन पे काम किया है और भटका नहीं। आरक्षण एक मेजर मुद्दा है, वहां चर्चा होती है, चौराहे की चर्चाएं ये कि ये इसने ये किया, हमें आरक्षण नहीं मिला, हर जाट राज परिवार का सदस्य नहीं है, ये मूल बातें हैं। ये विषय आरक्षण वाला विषय आज के चुनाव के समय आपने लिया है। मेरा आरक्षण मैंने थी तो मानना है कि आरक्षण की छेड़छाड़ भारतीय जनता पार्टी के समय नहीं होने वाली। भारतीय जनता पार्टी जो संविधान पर शक्ति अनुसार काम करने वाली, जो संविधान में जिस प्रकार का आरक्षण वर्तमान में है वे आरक्षण रहने वाला। आरक्षण को छेड़छाड़ जैसा विषय का आरक्षण छेड़छाड़ जैसे विषय को प्रश्न पैदा नहीं होता। जहां तक मेरे फाजी दोस्त ने कुछ विषयों पर हमारा गंभीरता चर्चा की, मैं बता देना चाहता हूँ राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान दूसरे नंबर पर खड़ा तो भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है। शिक्षा महिला सशक्तिकरण के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने काम किया वो बिल्कुल उपलब्धि है। नहीं, मैं तो एक तो जाट आरक्षण पर मैं जानना चाहूंगा कि लगातार वहां पे आंदोलन होता रहा और ये मुद्दा है, वहां का चुनावी मुद्दा है ये, वो पार्टियों से कोई किसी तरह का वो नहीं कहा। आज कांग्रेस भी ये कहने की स्थिति में नहीं है। कहा यह जाता है आप लोगों की तरफ से कि हमने परिपत्र जारी करा दिया, केंद्र के पास में भेजा, लेकिन 5 साल से जाटों को अभी तक आपकी सरकार में पहले ये नहीं है कि कोई नया 5 साल पहले ही आरक्षण का इश्यू आया हो और जिसमें हम लोगों ने लागू नहीं किया, ऐसा नहीं है, लंबे समय से चला आ रहा है। लेकिन वहां के जाट आज भी आरक्षण के लिए मोहताज हैं, मांग कर रहे हैं। मैं उसको लेकर के, क्योंकि ये वहां का जिले का मुद्दा है एक। देखिए निश्चित रूप से आरक्षण के अंदर आरक्षण की जातियों को लेना है, उसके प्रक्रिया दौर से गुजरना पड़ता है। वे सब बातें वहां पर चल रही है। माननीय अरुण जी चतुर्वेदी उस पर ध्यान दे रहे हैं और लगातार केंद्र को भी इस पर पत्र बनाकर भेजा हुआ है और केंद्र सरकार भी तो गंभीरता चिंतन कर रही है। जिन जातियों को जिस स्थान पर जिन जातियों को आरक्षण की आवश्यकता है वहां पर स्थान पर आरक्षण की व्यवस्था पर उस हिसाब से की जाती है, संविधान के अनुसार की जा रही है। मेरा मानना है कि चुनाव का विषय शायद या आरक्षण का मुद्दा नहीं है, चुनाव का विषय तो विकास और विकास यात्रा को लेकर हम जब चल पड़े हैं तो विकास की यात्रा आगे पहुंचे। हर व्यक्ति चाहता है, आज व्यक्ति आरक्षण के लिए विकास के लिए कटिबद्ध और वचनबद्ध है। वह चाहता है कि इस देश का सर्वांगीण विकास हो, उसके क्षेत्र का विकास, उसके क्षेत्र की जो सड़कें बनी है वे मजबूती के साथ बनी रहे और आगे बनती रहे, उसके क्षेत्र में जो अस्पताल खुला है वहां पर डॉक्टर उपलब्ध रहे और उपलब्ध है और 24 घंटे उपलब्ध रहे। लगातार चिकित्सा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, उन सभी क्षेत्रों में जिस प्रकार विकास के काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किए वे आगे भी जारी रहे। इसलिए वे भारतीय जनता पार्टी इस समय खड़ा है। इस समय जाट और जाटव की लड़ाई नहीं है, इस समय विकास यात्रा की बात करें। इस समय 55 साल बना 5 साल की बात चल रही है, होनी भी नहीं चाहिए। मैं तो पहले मैंने कहा कि जाट और जाटव का कोई इश्यू होना ही नहीं चाहिए। इस पूरे प्रदेश में जो बात चल रही है 55 साल बना 5 साल का विषय चल रहा है। जो काम 55 साल भारतीय जनता कांग्रेस नहीं करता कि 5 साल भारतीय जनता पार्टी तक काम किए, चाहे मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो, चाहे हॉस्पिटल खोलने का विषय रहा हो, चाहे शिक्षा की। लक्ष्मण जी, भैरव सिंह जी का कार्यकाल तो जोड़ रहे हैं आप। मैंने 55 साल 5 साल बोला। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, 55 साल 5 साल बोला है। मैंने कांग्रेस के 5 साल की इन 5 साल भैरव सिंह को जोड़ दूंगा यदि मैं, तो हमने बहुत अधिक राजस्थान के विकास के काम किए हैं। पिछली वसुंधरा सरकार के कामों को जोड़ दूंगा बहुत अधिक। मैं तो कांग्रेस के 55 साल और हमारे इन 5 सालों की बात कर रहा हूं कि इन 5 सालों में आपने 7 मेडिकल कॉलेज 55 साल में खोले, हमने 7 मेडिकल कॉलेज 5 साल में खोल दिए। राजस्थान की उपलब्धि नहीं तो क्या है? अब हमने ग्रामीण गौरव पथ के नाम से हर दिन 14 किलोमीटर सड़क बनाई, आप 4 किलोमीटर सड़क भी नहीं बना पाए पर डे के हिसाब से। तो आप तय करें कि आप विकास यात्रा के समय आप कहा थे और हम कहा है। जिस दवाइयों की आप बात करते हैं, आपने 300 राजेंद्र जी आपके लिए है ये, हमने 700 दवाएं फ्री की है और हमने जिस प्रकार से हमने वहां जाके जांचें फ्री की है, हमने जिस प्रकार के काम वहां पर भामाशाह कार्ड योजना के माध्यम से आज आम आदमी को फायदा मिल रहा है। मैं कुलवाल साहब के पास जाना चाह रहा हूँ, कुलवाल साहब के पास जाना चाह रहा हूँ, मैं कुलवाल साहब के पास जाना चाह रहा हूँ। योजना को हिंदुस्तान के चलिए जिस प्रकार बड़ी रोचक बात कर रहे हैं आप, ये बहुत ही रोचक बात। सुनिए एक बात बड़ी रोचक बात है। मैं सहमत हूं आप लोगों के इन दावों से, होना भी यही चाहिए कि विकास आपने किया उसे गिनाया जाना चाहिए मंच पे, नहीं किया प्रतिपक्ष बोले, ये रोचक बात होनी चाहिए। लोकतंत्र के मेरी बात सुनिए, आप जो कह रहे हैं वही बात। मेरा जो कहने का मतलब यह है कि चुनाव का एजेंडा जो है वो डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर कोई भी सरकार काम करती है तो मंच के माध्यम से, जनता के बीच, वर्कर्स के माध्यम से
चर्चा उसी पे होनी चाहिए। ये आई थिंक डेमोक्रेटिक सिस्टम की ब्यूटी होनी चाहिए। लेकिन हम जा कह रहे हैं, वर्तमान चुनाव में दिग्गज नेता हों, चाहे छोटे कार्यकर्ता हों, चाहे मजले कार्यकर्ता हों, सबसे विकास गौण है। व्यक्तिगत तरीके से कैसे हम उसमें से मुद्दे तलाश सकते हैं, किस पे आरोप कैसे उठा सकते हैं। आरोप नहीं, कीचड़ है जिसे हम कितना उछाल सकते हैं और किसे कितना गंदा कर सकते हैं। हमारी सियासत तो उस पर दौड़ रही है। अभी मैं एक बार कुलवाल साहब आपके पास आना चाहूंगा। लक्ष्मीकांत जी बोल रहे थे, मैं आप के पास आऊंगा, मैं आप के पास आऊंगा। हाँ, लक्ष्मीकांत जी। नकारात्मक राजनीति बात मैंने अभी पूरी चर्चा में नहीं की। मैंने हमने विकास की, हमारी विकास की होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि आप लोग पॉजिटिव कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बोलना चाहिए, बिल्कुल। जो विकास काम किया उसकी की, और हम क्या करने वाले वे भी हमने कहा। कांग्रेस के महानुभाव मेरे सामने बैठे हैं, इन्होंने अभी तक देखा हम आ जाएंगे तो भरतपुर क्षेत्र क्या दे देंगे, हमने क्या कर देंगे। देखिए, आपने अभी स्पष्ट खड़ा योगेंद्र जी कि आपने हमारे पर आरोप लगाए, लेकिन आपने जनता भी जाकर आंदोलन खड़ा किया क्या 5 वर्षों में? नहीं किया। तो आप अच्छी विपक्षी भूमिका निभाने में असफल रहे, तो जनता आपसे अच्छे पक्ष की तो उम्मीद कर ही नहीं सकती। जो लोग अच्छे विपक्षी नहीं हो सकते वे कभी भी अच्छे शासक नहीं हो सकते, ये बात तय है। अब आप जनता आपके हाथ बागडोर देने वाली चलिए, अब बोलिए राजेंद्र। मैं हमारे काबिल दोस्त से ये कहना चाहूंगा कि अगर भामाशाह योजना इतनी ही काबिल थी तो उनको आयुष्मान भारत योजना लाने की जरूरत क्या थी? एक बात। दूसरा, जब ये आयुष्मान भारत की लॉन्चिंग करने वाले थे तब इंडिया के 3 बड़े स्टेट्स ने, जो कि भाजपा शासित, तो उन्होंने इस योजना को लागू करने से मना कर दिया था। तो आप ये जान सकते हैं कि इनके आपस में कितनी कंट्रोवर्सीज है। ये सिर्फ और सिर्फ निजी क्षेत्र के अपने खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसी योजनाएं लागू करते हैं, जबकि हकीकत में मुफ्त दवा योजना और ये दवा योजनाएं हमारी और जांच योजनाएं थी जो कि सरकारी स्तर पर गरीब लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए निजी को फायदा हमने आपकी योजना बंद नहीं किया। लक्ष्मीकांत जी, मैं आप एक बार छोटे से ब्रेक के लिए बजट खत्म कर दिया आपने। सत्ता का महासमर बात कर रहे हैं भरतपुर जिले की। मैं एक बार फिर राजेंद्र जी आपके पास था, आप मूल मुद्दे की, मैं विकास के एजेंडे की बात कर रहा हूं। विकास हो चाहे मुद्दे जो जनता सुनना चाहती है। अगर गवर्नमेंट के कोई फेलियर पॉइंट्स है तो आप लोगों को रखना चाहिए, प्रतिपक्ष की भूमिका यही होती है। लेकिन अभी से नकारात्मक राजनीति की बात कर रहे थे लक्ष्मीकांत जी, अपोजिशन के पास में यही सब कुछ होता है कि जिसको लेकर के अपना आधार बनाए। लेकिन मुद्दा फिर भी मैं तो कहूंगा कि ये एक मुद्दा है, लेकिन आप व्यक्तिगत आपस में जिस तरह से, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मुद्दे नहीं है, मुद्दे आधारित राजनीति होनी चाहिए। और मुद्दों से अगर हम दाएं बाएं होंगे तो उसे कीचड़ में तब्दील कर देंगे। मैं आपके पास में लौटूंगा, आपके पास में, आपको मैं टाइम दे रहा हूं, फिर मैं कुलवाल साहब पास जाऊंगा एक बार। हाँ बोलिए, आप बोलिए। मेडिकल कॉलेज के जो भी हमारे 7 मेडिकल कॉलेज थे तो उसमें इन्होंने 5 को शुरू किया, जिसमें आप भरतपुर के मेडिकल कॉलेज की हालत देखेंगे तो वहां पे कुछ भी साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, कुछ भी तरह की सुविधाएं नहीं दी। इन्होंने 4 साल तक उन मेडिकल कॉलेजेस को रोके रखा और 5वें साल में उन्होंने जारी किया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इन्होंने 4 साल तक किस निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजेस को फायदा पहुंचाने के लिए ये व्यवस्थाएं रोक के रखी, और चंबल का पानी ये सभी विधानसभाओं में नहीं पहुंचा पाए, जिले के अंदर सीवरेज प्रोजेक्ट ये पूरे नहीं कर पाए, पर्यटन जिला घोषित नहीं कर पाए, जबकि ये सारे के सारे मूल मुद्दे हैं। सड़कों की स्थिति बहुत खराब है वहां पे, खनन माफिया तो अगर कोई नहीं बात है तो देखिए बात यही है कि यही मुद्दे रहेंगे। और सबसे ज्यादा जो किसानों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, किसानों की पेंशन के लिए हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, और किसानों को खाद बीज, चलो। लेकिन मेरा जो मुद्दा था रोजगारों के लिए भी बहुत रिजर्वेशन का इशू, वहां पे रिजर्वेशन का एक इशू है कि जाटों को वहां आरक्षण नहीं मिला, प्रदेश के अन्य जाटों को जिस तरह से मिला। आपकी सरकार भी रही है लंबे तक, केंद्र में भी रही है, राज्य में भी रही है, तो जाट जवाब आपसे भी लेंगे। ये सब इसमें रिजर्वेशन का जहां तक है तो ये संवैधानिक संस्थाओं के मुद्दे हैं, तो इसमें पार्टी की तरफ से हम अधिकृत नहीं है इस पे बात करने के लिए। मैं तो चलिए कुलवाल साहब आपके पास जाना चाहूंगा कि मुद्दे जो होने चाहिए, मुद्दे जिनको आप, मैं, चाहे हमारी पार्टियां जो सुनना चाहती हैं, उन मुद्दों से राजनीति भटकती नजर आ रही है। भरतपुर भी उससे अछूता नहीं है। तो वजह क्या है कि हम डाइवर्ट हो रहे हैं, ऐसे मुद्दे सामने आते हैं कि जिनके कोई हाथ पांव नहीं है, सारी पार्टियां उसी रंग में रंगी आ रही हैं। देखिए योगेंद्र जी, जिस समय देश आजाद हुआ था उसके बाद इसी कांग्रेस ने राजा महाराजाओं के राज खत्म किए थे। आज ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी
इन्हीं राजा महाराजाओं के पीछे इनकी पार्टी चल रही है। तो आज ये सामंतवादी लोग फिर क्या वापस हावी होने जा रहे हैं? यही बात लेके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि जिसके भी पेट में बच्चा होगा, चाहे राजा हो चाहे रानी हो, मगर उसके अधिकार समान होंगे। सवाल है कि आज इस स्थिति में, आज अभी आपने 90 सीट की जो बात कही, वहां राजा, मैं तो समझता माननीय दिगंबर सिंह जी दुनिया में नहीं है, पर उनका उनके बेटे भी राजा महाराजा से कम नहीं है। पर 90 भी महाराजाओं की झोली में ही है। वहां से वहां कृष्णेंद्र कौर है। मेरा मतलब है कि जब राजा महाराजाओं को टिकट देना है, और जिन्होंने आजादी के टाइम अंग्रेजों के साथ मिलके उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, वो लोग आज वो पार्टियां इनको टिकट देकर चुनाव लड़ा रही है। मुझे तो बड़ी शर्म इस बात की आती है। अगर इस जगह किसी गरीब को चुनाव लड़ाते, किसी ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ता है जो गरीब परिवार में पैदा हुआ, तो इस पार्टी को पता होता है कि आज हम कहां खड़े। मगर इस पार्टी में ये लग रहा है कि तू आ रहा है तू जा, तू आ रहा तो हुआ। सवाल इस बात का है कि आज किस गरीब की बातें करना चाहते हैं? 70 साल में गरीबी की बात इन्होंने कर ली, 70 साल में पानी इन्होंने भिजवा दिए। सवाल है कि इन्होंने कौन से विकास किए जो एक काम तो पूरा बता दे। मैं हर बार नया नार लेके आएंगे और काम कोई करना चाहते नहीं है। सवाल ही योगेंद्र जी, इनके पास कोई विकास के मुद्दे है ही नहीं। और सरकार जहां सवाल ये विकास के मुद्दे गिना रहे ना, तो जो सरकार राज करने आएगी उसका ये काम है कि वो जनता के काम करे। ये कोई एहसान नहीं कर रहे हम पे। बिल्कुल। अगर ये बता रहे ना। चलिए कुलवाल साहब, मैं लौटूंगा। एक बार मैं भरतपुर को लेकर के चर्चा करना चाहूंगा। भरतपुर शहर सीट लंबे समय तक वहां विजय बंसल भाजपा विधायक के रूप में है, उनके चौथी पारी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। गिरधारी तिवारी वहां से पिछली बार भी निर्दलीय चुनाव लड़ चुके थे। अब की बार घनश्याम तिवारी की पार्टी से, भारत वाहिनी से वो चुनाव लड़ रहे हैं। और वहीं पे शिक्षाविद सुभाष गर्ग चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन हैं, लेकिन वो गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के सिंबल पे नहीं, वो आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। और सामने विजय बंसल है। तो आइए सुनते हैं कि क्या दावे हैं इस सीट को लेकर के, क्योंकि पूरे जिले में एक मैसेज जाता है। और फिर मैं और जो सीटें हैं उसको लेकर के भी आपको राजनीतिक समीकरण समझाऊंगा। एक बार जरा भरतपुर को लेकर के हम क्या सियासी बयान है, जरा सुनिए प्रत्याशियों के। भरतपुर के लिए बाकी है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से सरकार बन रही है। शान गंगा के एनओसी प्राप्त हो चुकी है। इसको एक बहुत बड़ा रूप बना दिया जाएगा। साथ साथ जो बेरोजगारी की समस्या है, घना पश्चिम बिहार की वजह से इंडस्ट्री नहीं रह सकती, मेवात इलाके में कोई जाना नहीं चाहता। रूपा साइड में एक बड़ा जमीन लेकर इंडस्ट्रियल हब बनाकर बेरोजगारी समस्या भी दूर की जाएगी। देखिए, मेरा मुद्दा तो एक सर्व समाज का समग्र विकास, ये मेरा मुद्दा है। और निश्चित रूप से आने वाले चुनावों में जिस तरह का हम माहौल देख रहे हैं, भरतपुर में एक नया इतिहास बनेगा। यहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है, यहाँ का युवा परिवर्तन चाहता है, यहाँ का महिला वर्ग परिवर्तन चाहता है, यहाँ का दलित वर्ग परिवर्तन चाहता है, यहाँ का वंचित वर्ग परिवर्तन चाहता है। और एक ही आवाज दे रहा है, अब की बार कोई और नहीं। त्रिकोणीय संघर्ष है। भाजपा और गठबंधन के उम्मीदवार दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं। घना को, पक्षी विहार को एक उसका विकास किया जाएगा, रोजगार के अवसर के लिए इंडस्ट्री डेवलप की जाएंगी। लेकिन बंसल साहब, लगातार आप एमएलए हैं, अभी तक कुछ कर नहीं पा रहे हैं आप वहां पे। और एक बड़ा सवाल आप पे खड़ा होता है कि आखिर अब कैसे कर देंगे अगर आपको अवसर मिलता है तो। इसी तरह से समग्र विकास की बात कर रहे हैं सुभाष गर्ग। चले एक बार फिर मैं हमारे साथियों के पास में लौटूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दावे एक बार जरा नगर सीट के भी सुनवा देता हूं, फिर एक साथ में लेना चाहूंगा। नगर में क्या कह रहे हैं प्रत्याशी, जरा नगर को भी सुनिए। नगर में मेव और गुर्जर ये जातियां बड़ी संख्या में हैं, और अनीता सिंह हैं, वो गुर्जर जाति से आती हैं, लगातार वो पारी खेल रही हैं, वो भी तीसरा चुनाव लड़ रही हैं वहां से। जरा सुनिए क्या दावे हैं उनके। मैं अपने सब बच्चों को रोजगार की ओर उनको मोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल सब समझते हैं कि नौकरी ही रोजगार है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सब लोग स्वयं रोजगार की ओर बढ़े। उसके लिए जो नरेंद्र मोदी जी ने मुद्रा की और सब प्रधानमंत्री स्वराज रोजगार योजना के तहत जो कैंप्स चला रहे हैं, उन सब में मदद करके और बच्चों को रोजगार से जोड़ें। हम चाहेंगे कि हम क्षेत्र का विकास करें, गरीब का साथ दें, क्षेत्र में उन्नति हो। पानी की व्यवस्था खराब है, इसके लिए प्रयास करेंगे पूरा। मिलजुल कर हम चाहेंगे कि नगर
बिल्कुल क्लीन और अच्छा बने, साफ सुथरा, जिससे पानी निकासी का मुद्दा है, तमाम ऐसे काम हैं जो अभी तक नहीं हुए, उन कार्यों को कराएंगे और जनता की बात पर हम खरा हैं। जो 10 साल से हम जनता की सेवा कर रहे हैं, सड़क पर रहकर, सड़क पर जनता की लड़ाई लड़ी है, सड़क पर रहकर जनता के साथ चले हैं, उस सेवा का प्रतिफल है और वो सबसे बड़ी हमारी पार्टी है। पार्टी कोई भी हो सकती है, लेकिन जनता से बड़ी पार्टी कोई नहीं है। मैं जनता में भरोसा करता हूँ। चुनाव जीतना ही अहम उद्देश्य नहीं होता। चुनाव जीतने के बाद जिस तरह आज जनता के साथ रह के लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी तरीके से जीतने के बाद भी हम जनता की लड़ाई। चले, इस सीट पे अनीता सिंह बीजेपी से हैं और कांग्रेस से मुरारीलाल गुर्जर हैं। दोनों ही गुर्जर जाति के हैं। वाजिब अली बसपा से है और नेम सिंह फौजदार समाजवादी पार्टी से। ये यहाँ का एक जो वर्तमान में है, वहां से 11 प्रत्याशी मैदानी जंग में हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात वो है कि क्या अनीता पारी खेल पाएंगी। अनीता पहले जिला प्रमुख रह चुकी हैं और एक जो परिवार उनका है वहां काफी दबदबा उनका कहा जा सकता है। लगातार जीत की हैट्रिक को बना पाएंगी, नहीं बना पाएंगी, उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। और क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि मोदी लहर में भी उनका जो अंतर था कम था, लेकिन राजनीति में स्थायी समय नहीं रहता है परिस्थितियों का। परिस्थितियां बदल सकती हैं, हालात बदल सकते हैं। एक दृश्य तो आपने देखा कि वहां पे 4 सीट इस तरह से बनी हुई हैं, लेकिन बयाना, वैर, ये जो सीटें हैं ये थोड़ी सी अलग दिशा में हैं। और बयाना है वो बीजेपी के पास में पहले रही है। डॉक्टर रितु बनावत जो हैं वो चुनाव वहां से लड़ी और निकटतम प्रतिद्वंदी के रूप में रही और उन्होंने अच्छी एक चुनाव की अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। लेकिन अब बीजेपी के पाले में वो आकर के और टिकट से चुनाव लड़ रही हैं। उनके जो हस्बैंड हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पहले रह चुके हैं। वैर सीटें है रामस्वरूप कोहली पे दाव खेल रही है बीजेपी। और यह चुनाव भी काफी रोचक कहा जा सकता है। यहां से भजनलाल जाटव जो बाई इलेक्शन में विधायक बने थे, कांग्रेस ने उन्हीं पे भरोसा किया है। और नदवई से राज परिवार की जो सदस्य हैं कृष्णेंद्र कौर दीपा, वो चुनाव लड़ रही हैं। मैं एक बार फिर हमारे जो साथी यहां पे हैं उनके पास में 30-30 सेकंड का वक्त देना चाहूंगा। लक्ष्मीकांत जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे कि चुनाव का जो आधार होना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एजेंडे उस क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश के भी हों, बहुत अच्छी बात है। लेकिन राजनीति में जिस तरह की गिरावट देखी जा रही है, और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा हो, लगातार ये बढ़ती जा रही है। इसे रोकने की कोशिश मुझे कहीं किसी दल की ओर से दिखाई नहीं दे रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा, मैंने फिर कहा, हमने नकारात्मक राजनीति नहीं की, हमने हमेशा सकारात्मक राजनीति की। हम क्या करेंगे और क्या क्या हमने किया, इस बात को हम लेकर जाने वाले हैं। हम लगातार ये कह रहे हैं कि हम क्या कर सकती थी कांग्रेस, उसने क्या नहीं किया, ये बताने का प्रयास हम कर रहे हैं। और हम कितने कम समय में, अल्प समय में क्या क्या हमने काम किए, इनको बताने की बात कर रहे हैं। अब भरतपुर के मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे। आपने मेडिकल कॉलेज के बारे में सपने में नहीं सोचा। मेडिकल कॉलेज 4 साल में खड़ा कर दिया, काम शुरू कर दिया और फिर आप उसे खामियां निकाल रहे हैं। सर, ये तो उपलब्धियां है। मैं तो एक सीधा सपाट है कि जो गिरावट आ रही है, व्यक्तिगत मुद्दे, विकास गौण है, और मैं मतलब कह नहीं सकता। आई थिंक आप लोग भी अगर नहीं, दोनों ही पार्टियां जिस तरह से वर्तमान राजनीति का जो गिरावट देखा जाए, चौराहे की चर्चा बता रहा हूं मैं आप लोगों का। अगर भरोसा नहीं है तो आप अपने बयान दे सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन एक चौराहे पर चर्चा जिस तरह की जाती है कि बड़े बड़े दिग्गजों के मुंह से इस तरह की उम्मीदें नहीं हो सकती है कि चर्चाएं ये होंगी। पहले का भी वक्त रहा, बड़े दिग्गज आए, सभाएं सुनी है पार्टियों से, चाहे कोई किसी से भी, लेकिन सुनने के लिए कान इतने आतुर रहते थे कि जाकर के हमें उन्हें सुनना चाहिए। आज का स्तर तो यह हो गया है कि घर आने के बाद में लोग कहते हैं समय जाया किया है। राजेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। स्तर घट रहा है राजनीति का। देखिए योगेंद्र जी, राजनीति का स्तर घटने के लिए तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय खुद जिनको रोज आप गाली निकाल देते हैं। सर, मैं इसलिए नहीं है कि प्रधानमंत्री मैंने तो नाम का जिक्र नहीं किया। ऐसा लगता है कि राजनीति की गिरावट आ रही है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ प्रधानमंत्री बने, आपके वो आपके राहुल पार्टी के लोग सभ्यता से बात करते हैं। ऐसा हमारी पार्टी के नेता नहीं बोलती और हम कार्यकर्ता भी नहीं बोलते। इनकी मगर जो राजस्थान में जो कुछ हो रहा है, मुझे लगता है विकास का चुनाव नहीं है, विकास का चौराचन की मूर्ति पटेल की मूर्ति कैसे लग रही है, पटेल जी की यूपी में मायावती से गरीबों के नेता सुप्रीम
दीजिए इजाजत। नमस्कार। गरीब